स्वागत। आज हम भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अहम घटनाक्रमों पर बात करेंगे। देखेंगे कि इन सब से क्या बड़ी तस्वीर उभरती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी खबर से। सेबी ने एक अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म है जेन स्ट्रीट, उस पर करीब आप सोचिए 4,844 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाँ, ये बाजार में हेरफेर के आरोपों को लेकर है। बिल्कुल, और ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना बताया जा रहा है। इसका असर तो डेरिवेटिव्स बाजार पर दिखना ही था। जी हाँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि भारत जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स बाजार है। तो इस कार्रवाई का मतलब एक ग्लोबल संदेश भी है। सही कहा। और बाजार के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो सेंसेक्स 83,400 के पार है, निफ्टी भी 25,400 के करीब, और विदेशी मुद्रा भंडार वो भी 702.7 बिलियन के आसपास अपने हाई पर ही है। मैक्रो लेवल पर तो आंकड़े ठीक लग रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बाजार की बात। अब जरा अर्थव्यवस्था के अंदर झांकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में क्या चल रहा है? पैसे की क्या स्थिति है? मतलब लिक्विडिटी कैसी है? देखिए, यहाँ एक दिलचस्प चीज हो रही है। सरकारी खर्च बढ़ा है और आरबीआई से जो सरप्लस मिला है सरकार को, उसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में नकदी या लिक्विडिटी कहें वो बढ़कर 4.04 ट्रिलियन हो गई है। 4 ट्रिलियन, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये मई 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। तो मतलब सिस्टम में कर्ज देने के लिए पैसा काफी है, एक तरह से कहें तो सिस्टम में पैसा तो खूब है, लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये रियल एस्टेट जैसे कुछ सेक्टर्स जो थोड़े सुस्त लग रहे थे वहां जा रहा है? क्या रुझान दिख रहे हैं रियल एस्टेट में? देखिए, तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ अगर हम कमर्शियल स्पेस की बात करें, ऑफिस और वेयरहाउस खासकर, हाँ, तो 2025 की पहली छमाही में इनकी लीजिंग बढ़ी है। और एक खास बात यह है कि छोटे शहरों में, मतलब टियर 2, टियर 3 शहरों में वेयर हाउसिंग की मांग बढ़ी है और ई कॉमर्स इसका बड़ा कारण है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है कि छोटे शहरों तक डिमांड पहुंच रही है, लेकिन घरों का क्या? रेजिडेंशियल का क्या हाल है? हाँ, वहीं दूसरी तरफ घरों की बिक्री जो है उसमें सालाना करीब 24% की गिरावट आई है। 24%? ये तो काफी ज्यादा है। जी, इसकी मुख्य वजह तो वही है। एक तो कीमतें काफी ऊंची हैं और कुछ हद तक वो ग्लोबल अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव, इसका भी असर बताया जा रहा है। तो ये एक विरोधाभास सा दिखता है। ऑफिस वेयरहाउस की मांग ऊपर, लेकिन घरों की बिक्री नीचे। शायद काम के तरीके बदल रहे हैं और अफोर्डेबिलिटी भी एक मुद्दा है। अच्छा, अब बात करते हैं एफएमसीजी की, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें। वहां क्या चल रहा है? एफएमसीजी में देखिए कुछ सकारात्मक संकेत हैं। खासकर ग्रामीण मांग में, रूरल डिमांड में सुधार दिख रहा है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, डाबर, मैरिको, गोदरेज जैसी कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर है। लगता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पर आ रही है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। अदानी विल्मर जैसी कुछ कंपनियों का प्रदर्शन थोड़ा सपाट सा रहा। और शायद मौसम का भी असर पड़ा होगा। मानसून जल्दी आ गया। बिल्कुल, मानसून जल्दी आने से गर्मी वाले प्रोडक्ट्स की मांग पर असर पड़ा है। तो इसलिए जो बड़ी कंपनियां हैं, आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, उनके लिए भी पहली तिमाही थोड़ी सुस्त रहने का अनुमान है। तो एफएमसीजी में भी मिली जुली तस्वीर, लेकिन एक सेक्टर है जहां आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, ईवीज। अरे, ईवीज का तो पूछिए मत, जबरदस्त तेजी है। ईवी कारों की बिक्री में आप अंदाजा लगाइए, सालाना 1267% की बढ़ोतरी। 1267%? ये तो अविश्वसनीय सा लगता है ना? और सिर्फ कारें ही नहीं, दोपहिया ईवी में 254% और तीपहिया में 663% की वृद्धि हुई है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। अभी महिंद्रा ने भी 2 नई ईवी एसयूवी लॉन्च की हैं, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर बताई जा रही है। कमाल है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं लगता, ये तो पूरी क्रांति जैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, और ये बाजार हिस्सेदारी में भी दिख रहा है। ईवी एसयूवीज की मार्केट शेयर मई 2025 में बढ़कर 21.4% हो गई। पिछले साल इसी समय ये सिर्फ 7.4% थी। वाह, यानी हर 5 में से एक एसयूवी अब ईवी है। लगभग वैसा ही। ये दिखाता है कि ग्राहक भी अपना रहे हैं और कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये तो हुए घरेलू बदलाव। वैश्विक मोर्चे पर क्या चल रहा है, खासकर व्यापार समझौतों को लेकर? देखिए, भारत व्यापार समझौतों पर काफी सोच समझकर सतर्कता से कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। अमेरिका के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौता होना था, वो अभी भी अटका हुआ है। हाँ, वो जीएसपी वाला मामला भी है शायद। और अब 9 जुलाई के बाद कुछ भारतीय निर्यातों पर 26% टैरिफ लगने का खतरा भी है। तो अमेरिका के साथ थोड़ी अनिश्चितता है।
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील जा रहे हैं। अच्छा। और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स पर बातचीत के लिए अर्जेंटीना का भी दौरा करेंगे। तो एक तरफ अमेरिका के साथ थोड़ी अनिश्चितता, दूसरी तरफ ब्रिक्स और लैटिन अमेरिका पर फोकस, ये क्या दिखाता है? क्या ये एक तरह की एक बैलेंसिंग एक्ट है? हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि भारत एक मल्टीपोलर दुनिया में अपने हितों को कैसे साधने की कोशिश कर रहा है। और ये सब जो चल रहा है, इसके साथ साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी बड़े दाव लग रहे हैं। जैसे? आप लेंसकार्ट की बात कर रहे हैं, उनका स्मार्ट ग्लासेस में उतरना। बिल्कुल। लेंसकार्ट ने अर्जुना लेंस नाम की एक कंपनी में निवेश किया है जो AI वाले XR ग्लासेस बनाते हैं। XR मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी, ऑगमेंटेड और वर्चुअल का मिक्स। हाँ, वही। और लेंसकार्ट करीब $10 बिलियन के वैल्यूएशन पर IPO लाने की भी तैयारी में है। ये सीधे सीधे मेटा, एप्पल, गूगल जैसे ग्लोबल दिग्गजों को टक्कर देने जैसा है। बाप रे, $10 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा दाव है। हाँ, स्मार्ट आईवीआर बाजार में ये एक बड़ा भारतीय कदम है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कई अलग अलग धाराएं एक साथ बह रही हैं। बैंकिंग में पैसा बहुत है, रियल एस्टेट और FMCG में कहीं तेजी कहीं सुस्ती, EVs का सेक्टर तो रॉकेट बना हुआ है। सही। और व्यापार में सतर्कता है, लेकिन ब्रिक्स जैसे समूहों के साथ जुड़ाव बढ़ रहा है। और भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे ये स्मार्ट ग्लासेस, इसमें भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं दिख रही हैं। हाँ, ये एक जटिल लेकिन काफी गतिशील तस्वीर है। चुनौतियां भी हैं, अवसर भी। बिल्कुल। और लेंसकार्ट का ये कदम वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये स्मार्ट ग्लासेस या हमारी आंखों पर लगे कंप्यूटर भविष्य में वैसे ही जरूरी हो जाएंगे जैसे आज स्मार्टफोन है? क्या पता। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।